खिलाड़ी बनने का गर्व रहा, या फिर ये रहा कि इतना सारी चीज़ें झेली, इतना संघर्ष, इतना द्वंद्व रहा, अब मैं क्या कहूँ, वो मेरे लिए बनना भी दुख में था और ना बनना भी दुख में था, तो वो आपकी किस तरह की फीलिंग? मुझे अगर अगला जन्म मिले या चॉइस मिले तो ना तो मैं डॉक्टर सोना चौधरी बनना चाहूँगी और ना मैं खिलाड़ी बनना चाहूँगी। मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं बनना चाहूँगी। कभी नेशनल में आप खेले, वो टीम जब जीती, वो वाले लम्हे याद आते हैं आपको? आते हैं। अच्छा, मुस्कुराहट आती है उस समय? आती है, गाने भी आते हैं। गेम छूटा तो बड़ी निराशा हुई, मतलब जिंदगी रुक जाना, थम जाना, बिल्कुल ऐसा? मुझे कुछ भी प्लेट में डाल के नहीं मिला, जो मिला वो चैलेंजेस से ही मिला है। तो मेरा तो मैं तो पैदाइशी एक चैलेंज हूँ और बड़ी भी चैलेंज में ही हुई हूँ। राम राम, नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। अब कई साल पहले आपने किताब पढ़ी होगी गेम इन गेम। उस वक्त ये किताब जो है कई तरह की कंट्रोवर्सी में भी घिरी रही थी। किताब लिखी है डॉक्टर सोना चौधरी ने, जो कि फुटबॉल जो नेशनल टीम है उनकी कैप्टन रह चुकी हैं और हरियाणा की बेटी हैं। डॉक्टर सोना चौधरी आज हमारे साथ हैं, जंतर मंतर पर आज वो आई हैं पहलवानों को सपोर्ट करने, उनके धरने पर। अब गेम इन गेम जब हमने पढ़ी तो तब कई सारे सवाल थे आप पर भी, किताब पर भी। तो वो जो आपने उस वक्त लिखा वो आज यहाँ इन खबरों में हम पढ़ रहे हैं। अब ज़रा आप बताएं कि खेलों के भीतर ऐसे इस तरह का गेम क्यों होता है, या किस मानसिकता के लोग होते हैं? बहुत ही बीमार मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस लेवल तक जाएगा, लेकिन मैंने जब मुहिम शुरू की थी, हर एक का अपना अपना तरीका है विरोध जताने का। मैं जब खेलती थी, मैं जब कैप्टन थी, तो मैं कुछ भी गलत मेरे आसपास होता था तो मैं उसे देख के चुप नहीं रह पाती थी। और आज भी मेरे साथ वही दिक्कत है कि मैं किसी भी चीज़ को, गलत चीज़ को होते हुए देख के मैं चुप नहीं रह सकती। तो कारण वही था, मेरा जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका था वो माध्यम था राइटिंग। तो लिखने से मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूं, क्योंकि उस वक्त पे इतने गैजेट्स नहीं थे, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। और आज अच्छी बात है कि ये चीज़ें हो गई हैं, कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रही हैं। एंड आई रियली विश कि ये सब साथ मिल के आएँ और जो सही है और जो सच है उसका साथ दें। अच्छा, गेम इन गेम में आपने भी लिखा था कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बहुत कम लड़कियां बोल पाती हैं। आपने उस वक्त क्या देखा? क्या ये आपके साथ हुआ? वो किस तरह से था, या किसी और लड़की के साथ आपने देखा? देखो, जो क्या होता है ना कि आप जब सेंसिटिव होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको उसका ऑपरेशन अपना ही नहीं करना होता है। उसमें इमोशंस आपके अंदर हैं, तो आपके आसपास जो भी घट रहा है आप उसके लिए हमेशा एक अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो वो एक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नज़र तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, नज़रिया नहीं। तो किसी का नज़रिया आप नहीं बदल सकते, वो खुद ही बदलता है। अब किसी की उसमें अगर खराबी है, दिमाग में खराबी है, मानसिकता बीमार है, तो उसका तो इलाज फिर या तो वो खुद ही करे और या फिर जो भी सिस्टम है वो करे। तो सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। एक इंसान नहीं है ना, एक को आप पकड़ोगे, दो को पकड़ोगे, तीन को पकड़ोगे, ये तो सिस्टम पूरा ही किस तरह से चलता है? ये पूरा जो यौन शोषण का जो है, ये किस तरह से चलता है कि खिलाड़ियों को ट्रायल नहीं लेने दिए जाते, उनको टीम में सिलेक्शन नहीं होता, ये किस तरह से चलता है? आप सिर्फ यौन शोषण पे बात कर रहे हैं, मैं टोटल शोषण पे बात कर रही हूँ। टोटल शोषण में मतलब है हमारी टिकट के पैसे खा जाना, किट के पैसे खा जाना, खिलाड़ियों की डाइट के पैसे खा जाना, उनके रख रखाव के पैसे खा जाना, उनके मैनेजमेंट के पैसे खा जाना, उनके स्कॉलरशिप के पैसे खा जाना। ये चीज़ें, ये सब शोषण ही तो है। हम एक चीज़ को टैग लगा के ना बैठे, हम ये देखें कि टोटलिटी में हम कितना ग्रोथ दे रहे हैं और कितना परसेंटेज बजट हमें मिल रहा है और उस बजट का कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना खिलाड़ियों तक पहुंच रहा है। और क्या कोई बता सकता है उस लेवल पे बैठ के जो ये इस तरह की हरकत करता है कि एक महीने में कितने जूते टूटते हैं,
एक महीने में कितनी किट खराब होती है, या एक महीने में हमें कितनी डाइट की ज़रूरत है, या हमें कितना सही चाहिए कि हम आगे बढ़ सके या देश के लिए मेडल ला सके। इन्हीं चीज़ों में अगर उलझ के रह गए तो उसके बाद हम मेडल तो क्या ही लाएंगे, हम इंसान भी बचे रह जाएं, वो इंसानियत को भी बचा लें, वो भी एक बहुत बड़ी गनीमत होगी। जब आपकी किताब थी तो कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई कि अच्छा जी देखिए पहले नहीं बोले अब क्यों बोल रहे हैं, कई और लड़कियों को भी शायद इसमें घसीट रहे हैं। तो वो आपने वो हिम्मत जो है ये लगा कि मैंने तो काफ़ी साल बाद हिम्मत की, लेकिन मैंने बता दिया जो भीतर था वो आखिरकार वो मैंने लिख ही दिया। वो बोझ उतरा होगा, तनाव फ्री हुए होंगे, ऐसा लगा होगा कि जैसे अंधेरे के बीच में कुछ रोशनी आई है मेरे दिल में, मैंने की बहादुरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लिखती रही हूँ, मैं हमेशा टाइम टू टाइम लिखती रही हूँ। मैं न्यूज़पेपर में, मैं आर्टिकल्स में, मैं ऑल इंडिया रेडियो में, जहाँ मुझे मौका मिला मैंने लिखा, जहाँ मौका मिला मैंने बोला। मैं चुप कभी रह नहीं सकती, क्योंकि चुप रहने का मतलब है कि जो आपके अंदर अच्छा बुरा है वो आपने अगर बाहर नहीं निकाला, अच्छा है तो आप कुछ अच्छा करके जाइए, आप सोसाइटी को अच्छा दे के जाइए, अपनी जनरेशन को अच्छा दे के जाइए। अगर बुरा है तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा है तो वो अगर नहीं बाहर आया तो इसका मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो है। आपने जो सीखा, आपने जो किया वो आपके साथ ही चला गया या आपके साथ ख़त्म हो गया, या आपने उसे शेयर नहीं किया, तो आपने क्या किया अपने लिए? तो फिर जिए, तो फिर आप क्या जिए? अच्छा, आपने अपने इसमें खेल के दौरान आपने किस तरह की परिस्थिति देखी खासतौर पर औरतों के लिए? परिस्थिति परिस्थिति तो कुछ थी ही नहीं। मतलब अब जो है उससे 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना बदतर ही थी। और वही मोर और लेस थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, वोकल हो गया है, चीज़ें बाहर आने लगी हैं, लोग थोड़ा सा घबराने लगे हैं, लेकिन मानसिकता अभी भी वही है। तो मेरा जो कहना है, मेरा कहना यही है बेटियों के लिए या खिलाड़ियों के लिए कि भाई चुप मत हो, जहाँ गलत हो वहीं पे मारो खींच के, जिसके साथ भी लेकिन हमारा शरीर से जो है ताकतवर होना, वो सिस्टमेटिक अब्यूज़ पर वो भी तो प्रहार नहीं है ना, हम उनसे नहीं लड़ सकते इस तरह से। बहुत बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फैमिली का, कि आपकी फैमिली आपको कैसी परवरिश देती है, कितना मजबूत बनाती है, और किस तरह से आप लड़ते हैं। और इन कई पहलवानों ने भी बताया कि जिन बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके जो पिता हैं उनको कई बार कोच भी धमका देते, देखिए जी आपकी बच्ची का यहाँ सिलेक्शन नहीं कराने देंगे। तो ये भी बिल्कुल है कि परिवार जो है उनको भी ये लोग ले लेते हैं चंगुल में। वो तो सबसे पहला इनका टारगेट होता है ना, सबसे पहला टारगेट होगा। मैं ये कहती हूँ कि आप देखिए, ये इन समस्याओं पे बात करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम समाधान पे बात करें। समाधान ये है कि सेंसिटिविटी जो है वो लानी पड़ेगी, हर इंसान सेंसिटाइज होना चाहिए, बाकायदा ये सब्जेक्ट हो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक सब्जेक्ट हो, जो कि क्लास 1 से, नर्सरी से और कहीं तक भी हर जगह पहले वो इंसान को वो ट्रेनिंग मिले, उसके बाद ही वो उस फील्ड में उतरे जिस फील्ड के लिए वो जा रहा है। और ये मैंडेटरी होना चाहिए सबके लिए, ताकि उन्हें पता चले कि भाई तुम जो सोच रहे हो वही सब कुछ सही नहीं है। अच्छा, यौन शोषण के बाद के खिलाड़ियों का ये वो इतने टूट जाते हैं, दोबारा गेम में कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि एक यौन शोषण पे हम टैग ना लगाएं, शोषण सारे ही शोषण है। तो वो शोषण इतने सारे हैं। आप ये बताइए, जो भी खिलाड़ी हैं वो बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास इतना रख रखाव के लिए भी नहीं होता। अगर किसी की फैमिली में 4, 5, 6 बच्चे हैं तो उनमें से 3-4 को कट करके वो एक खिलाड़ी बना पाते हैं। है? उसके बाद वो सारे पूरा परिवार सफ़र कर रहा है ना, पूरा परिवार त्याग कर रहा है ना। तो वो इतना त्याग करने के बाद जब हम एक खिलाड़ी बना रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो खिलाड़ी बनाने के लिए कितने लोगों को अपना वो करना पड़ा है, सेक्रीफाइस करना पड़ा है, अपना बहुत कुछ देना पड़ा है। और उस लेवल पे आने के बाद, अगर इस लेवल पे इतना सेक्रीफाइस करके ये मेडल अगर लाने के बाद, उसके बाद अगर ये दुर्दशा है, तो फिर कौन पेरेंट्स या कौन चाहेगा कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें? कम से कम मैं तो नहीं चाहूँगी। तो कुश्ती प्लेयर जिस तरह से यहाँ पर बैठे, आपको लगता है कि हरियाणा में जो बच्चियाँ, जो गांव देहात की बच्चियाँ जो भाई अखाड़े में है, प्रैक्टिस कर रही हैं, उनके लिए बहुत निराशाजनक होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगी? मैं तो हिंदुस्तान के लेवल पे बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के लिए खेले हैं, हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं।
तो हरियाणा ठीक है, हमारी मातृभूमि है, लेकिन हिंदुस्तान हमारा बड़ा घर है। तो जब किसी एक उंगली को चोट लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरी में दर्द नहीं होगा, दर्द तो पूरे शरीर में होता है। तो हिंदुस्तान के हमारे किसी भी खिलाड़ी को किसी भी हिस्से में चोट लगेगी तो दर्द हम सबको होता है। देश की मेडल टैली पर पड़ सकता है बुरा असर इससे? हर चीज़ पे पड़ेगा, मानसिकता पे पड़ेगा। आगे से कोई खिलाड़ी आवाज़ उठाने से 10 बार सोचेगा कि जब यही हाल होना है तो भैया या तो खिलाड़ी मत बनो, और खिलाड़ी बनना है तो फिर चुपचाप जाओ। अच्छा, आपको खिलाड़ी बनने का गर्व रहा या फिर ये रहा कि इतना सारी चीज़ें झेली, इतना संघर्ष, इतना द्वंद्व रहा, अब मैं क्या कहूँ, वो मेरे लिए बनना भी दुख में था और ना बनना भी दुख में था, तो वो आपकी किस तरह की फीलिंग? मुझे अगर अगला जन्म मिले या चॉइस मिले तो ना तो मैं डॉक्टर सोना चौधरी बनना चाहूँगी और ना मैं खिलाड़ी बनना चाहूँगी। मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं बनना चाहूँगी। ऐसा क्यों? बस ये देख के ना तकलीफ होती है। हम बस देख के देखते रह जाते हैं। वो जगजीत ने कहा है ना कि एक बड़ी प्यारी सी उन्होंने गज़ल गाई है जगजीत चित्रा ने कि सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, अगर तुम चल सको तो चलो। तो यहाँ वही बात हो रही है कि भाई आप चल सकते हो तो चलो, यहाँ तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। गेम छोड़ने की आपने सोची जब आपके साथ भी कभी इस तरह की घटनाएं हुई? मेरे साथ दूसरा हादसा हुआ कि मेरे घुटने ख़त्म हो गए, मुझे बैक इंजरीज हुई हैं खेलते हुए। ग्राउंड कंडीशंस पे मैंने बात उठाई, डाइट पे मैंने बात उठाई, सिस्टम पे मैंने बात उठाई, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने बात उठाई। तो मेरी उन बातों को तो लिया ही नहीं जाता है, क्योंकि जो बेसिक ज़रूरतें हैं किसी भी खिलाड़ी की, उन ज़रूरतों को आप जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आप आगे क्या बढ़ोगे। अपनी तरफ से लगा के कोई अपने जुनून से बन जाए तो बन जाए, और वो बन जाए तो फिर वो यही होगा कि फिर जीवन भर वो कहीं घुटनों का इलाज करवा रहा होगा, कहीं कमर का इलाज करवा रहा होगा। जिस बैकग्राउंड से आप आई हैं, जिस बैकग्राउंड से ये महिला खिलाड़ी हैं, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ सुधार हुआ किसी तरह का आपके समय में, अब के समय में? मीडिया आ गई है, थोड़ा सा पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, और थोड़ा सा और एडवांस गेम्स में भी थोड़ा पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गया है, जॉब्स थोड़ी लगने लग गई हैं। हमने इंडिया खेला, हम आज भी हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमने स्पोर्ट्स से मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, और यह फ़ायदा ये कहें कि उठाने को कोई फ़ायदा था ही नहीं। तो ठीक है, सबका अपना अपना वक्त है, अपना अपना सिचुएशन है, लेकिन जितने खिलाड़ी जो हैं पुराने खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी खुश है इस बात को देख के कि उनके लिए क्या किया गया। तो पहले सरकारों ने कोई खास काम नहीं किया, अब हम मान सकते कुछ किया जा रहा है, चाहे भला थोड़ा चाहे ज़्यादा। हाँ, ये है कि उस वक्त में और इस वक्त में ये बहुत बड़ा सा एक फ़र्क है कि उस वक्त पे नहीं था। महिला पहलवानों वाली जो पहली खबर सुनी, वो रिएक्शन क्या था? आत्मा कर्रा उठती है, दुख होता है। अच्छा नहीं लगता। फिर क्या होता है ना कि मेरे जैसा इंसान या तो चुप हो जाता है, या तो लिखता है, और या तो अपने इमोशंस को कहीं और लगा लेता है कि चलो कोई बात नहीं, कहीं तो कोई तो कुछ तो ऐसा है जो अभी भी बाकी है, कहीं तो इंसानियत जगेगी। क्योंकि मैं कहती हूँ कि यहाँ सभी जिंदा मुर्दे हैं। खिलाड़ियों की तरफ एक स्त्री होने के नाते मैं बात करूँ, औरतों के लिए है ये दुनिया, या ये दुनिया औरतों की है? मैंने तो आपको पहले ही जवाब दे दिया कि ना तो मैं सोना चौधरी बनना चाहूँगी, ना मैं फुटबॉलर बनना चाहूँगी, और मुझे तो लगता है कि आई डोंट नो whether I belong to this world or not, but yes, till the time I'm alive, I'll keep on fighting, that I cannot stop. For वो मार्क ट्वेन ने कहा है
injustice anywhere is threat to justice everywhere. So you have to think what you are giving to the next generation. तुम हो या हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या विरासत में हम देके जा रहे हैं. ये कभी नेशनल में आप खेले, वो टीम जब जीती, वो वाले लम्हे याद आते हैं आपको? आते हैं. अच्छा, मुस्कुराहट आती है उस समय? आती है. गाने भी आते हैं, कविताएं, चुटकुले, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को, मतलब मैं मैच में मेरा इतना ध्यान होता था कि रात को कोई अगर मेरे आसपास सो रहा होता था तो उसका सुबह मुंह सूजा मिलता था कि मैं भूल जाती थी कि मैं सो रही हूँ, तो लात पड़ जाती थी उसको. और वो झगड़ा होता था कि तुमने हमको मारा क्योंकि हमने अच्छा नहीं खेला था. मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है, तुम तो मैं पूछती थी कि तुमको क्या हो गया, कि तुम बनो मत, तुमने मारा है. तो बहुत सारी बातें हैं. गेम छूटा तो बड़ी निराशा हुई बहुत, एक मतलब जिंदगी रुक जाना, थम जाना, बिल्कुल ऐसा. मुझे कुछ भी प्लेट में डाल के नहीं मिला, जो मिला वो चैलेंजेस से ही मिला है. तो मेरा तो मैं तो पैदाइशी एक चैलेंज हूँ और बड़ी भी चैलेंज में ही हुई हूँ. उसमें ये रहा कि हर जगह, हर कदम पे शायद ईश्वर यही चाहते थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे सिखाना है मुझे, ताकि तुम फिर बच्चों के लिए काम कर सको. बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं, मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है. बच्चे और ईश्वर किसी भी रूप में आप देख लो. फिलहाल आप बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं? मैं बच्चों को, बड़े बच्चों को, इनको BSF, CISF, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, इनके सबके लेक्चर्स लेती रहती हूँ. यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, BHU है, या और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ जहाँ पे भी मैं जाती रहती हूँ. तो IIPA है. सभी को जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन है, फिर इमेज मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और सॉफ्ट स्किल्स है, लीडरशिप डेवलपमेंट है. तो जो मुझे जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाती हूँ. अब लाइन चेंज हो गई है, लेकिन वो है ना कि जी हूँ तो खिलाड़ी बन के और मरूंगी तो खिलाड़ी बन के, बाकी तो साइड ही है.